प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और लेक्चर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले में हमने किया था कि हाउ द लाइट पास थ्रू प्रिज्म ग्लास स्लैब, और अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा एक्टिविटी को आपको। जब हम किसी पेंसिल को या स्टिक को पानी में रखते हैं, दैट अपीयर बेंट, वो मुड़ी हुई दिखती है, टूटी हुई दिखती है। ये आपने अच्छी तरह से देखी भी होगी, आप करके भी देख सकते हैं इस चीज़ को। वो बेंट अपीयर होती है। रीज़न क्या है उसका बेंट होने का, वो क्यों ऐसा अपीयर होती है, क्यों हमें वो बेंट दिखती है, क्यों मुड़ी हुई दिखती है। पहले हम इसकी पूरी पोजीशन को समझ लेते हैं। ये हमने एक्टिविटी को अगर आ जाती है तो आपको पेपर पर नोट भी करनी है। तो हाउ टू नोट ये मैं आपको बता देता हूँ साथ में। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, अ स्टिक प्लेस्ड obliquely in water, placed or immersed in water partially, appear bent. वाई, किसी भी पेंसिल को आप ओब्लिकली टेढ़ा पानी में रखते हैं, पार्शियली इमर्स्ड होनी चाहिए, यानी कि वो आधी पानी में है, बेंट अपीयर होती है। वाई अपीयर्स बेंट, क्यों, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ टू राइट एक्टिविटी, टेक अ पेंसिल और स्टिक जो भी है आपको अवेलेबल हो, एंड प्लेस इन वाटर immersed partially such that it immersed in water partially, क्यों partially immersed, in slanting position। slanting position समझते हो ना, मतलब obliquely, टेढ़ी। फिर क्या है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए the portion of pencil or stick immersed in water appear raised, that is bent at the point where is at the point, at the surface कहिए, at the point surface, at surface of water। एट द पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे, यहाँ पे, दैट इज बी से वो बेंट नजर आती है। सिंस इट अपीयर्स इन पोजिशन ABI in place of
ABO, एक्चुअल ABO है लेकिन वो दिखती क्या है, ABI, यानी कि BO पोर्शन का जो इमेज है वो BI दिखता है। रीजन क्या है, क्या क्यों दिखता है? द लाइट रेज say from point O, tip O tip से, that is OC and OD move towards surface, सरफेस की तरफ मूव करती हैं। When reaches to surface of water, reach to surface of water, the density of medium changes, why change? Because light rays are moving from water to air, that is from denser to rarer. लाइट रेज का मैं अभी आपको समझा दूंगा। डेंसर से रेयर मूव करते हैं, सो लाइट रेज bent away from the normal। आपको लिख के मैं सारी चीज समझाऊंगा। If we produce, say name, we can give the name these light rays, हम इनका नेम दे लेते हैं, C X और D Y कह देते हैं। light rays Cx and dy in backward direction these meet at AI. So light rays appear coming from I, hence image of tip O is formed at I. Similarly, the image of portion BO in water is formed at BI. Therefore, pencil or stick appears bent। अब आप समझिए बच्चों इसको, ये मैंने आपको नोट कर दिया सो दैट आप इसको उतार लें, ताकि और थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि ये
थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप उसको थोड़ा सा क्या कर लें, जूम कर लेना, आपको दिख जाएगा। तो आप जूम करके देख लेना इसको। अब मैं आपको वन वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ पेंसिल, प्लेस इट इन वाटर इन ऑब्लिक पोजिशन, मीन्स इन स्लांटिंग पोजिशन, टेढ़ी रखते हैं। अब आप क्या देखते हैं कि जैसे हम इसको टेढ़ी रखते हैं तो इसका जो है BO का इमेज BI पे दिखता है। ये पेंसिल ABO की जगह ABI दिखती है। टेक अ पेंसिल और स्टिक एंड प्लेस इन वाटर सो दैट emerged such that it emerged in water partially in slanting position। उसको partially जो है आधी पानी के बाहर आधी अंदर हम इस तरह से करते हैं और स्लांटिंग पोजीशन में रखते हैं। पोर्शन ऑफ पेंसिल emerged in water appear raised। ये जो पानी के अंदर वाला पोर्शन है ये ऊपर उठा हुआ दिखता है, raised, बट मतलब appear raised and bent at the surface, water surface, water surface से ये bent होता हुआ दिखेगा आपको, और कहीं से बाहर से नहीं, ना अंदर से, कि जहां से water surface है वहीं से, यानी at the interface। एक्चुअल में होता क्या है, द लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द टिप O, दे मूव थ्रू वाटर एंड रीचेस एट C एंड D एट द सरफेस ऑफ वाटर। ये जो लाइट रेज यहाँ से रीच मूव करती हैं ये वाटर सरफेस पे आती है। नाउ लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, सिंस डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लाइट रे मूव टुवर्ड्स सरफेस, व्हेन रीचेज एट द सरफेस द वाटर surface reaches to the surface of water, the density of medium, change, density change हो जाती है because water की density high और air की density low है। So light rays move from higher density to lower density, and when light rays move from high density to low density, हमने कल किया, मतलब पिछले लेक्चर में किया था, क्या था कि दैट लाइट रेज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से बेंट अवे हो जाते हैं। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, शोक रखें, तो ये नॉर्मल से बेंट अवे बिकॉज डेंसिटी चेंज हो गई है, डिक्रीज हो रही है, हाई टू लो जा रहा है। और जब भी हम हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ लाइट रे मूव करेंगी, दे बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से अवे बेंट हो जाएंगी, एंड दे मूव इन डायरेक्शन CX and DY। These light rays when reaches to our eyes, these appear coming from the point I। मतलब आप इसको CX को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दीजिए, DY को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, तो मैं I से आती हुई अपीयर होंगे। Since the image of O appears at I, तो O का इमेज I पे दिखता है। सिमिलरली BO का इमेज BI पे दिखता है, मतलब BO का पूरे पोर्शन का इमेज ये BI में दिखेगा, तो हमें पेंसिल क्या है, बेंट दिखेगी। मतलब क्या होता है, जब लाइट रेज इस पेंसिल के डिफरेंट पोर्शन से वाटर टू एयर में जाती हैं, दे बेंट फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से बेंट अवे हो जाती हैं, और वो अपेरेंट पोजीशन से आती हुई दिखती हैं। अपेरेंट मतलब जो है नहीं, एक्चुअल नहीं है, तो इस अपेरेंट पोजीशन से आती हुई दिखती हैं, रियल की बजाय अपेरेंट से, बिकॉज ये लाइट रेज यहाँ जाके बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो वाइड हो जाएंगी, और इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ से आती हुई दिखेंगी। सो इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। सिमिलरली OB का इमेज BI पे बनेगा, और हमें ये पेंसिल बेंट दिखेगी। सेम इज द केस फॉर द क्वाइन रेज, क्वाइन अपीयर रेज्ड, क्वाइन ऊपर उठा हुआ दिखता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि बॉटम जो है वो ऊपर उठी दिखती है। सेम केस है, लाइट रेज फ्रॉम द क्वाइन और बॉटम, दे मूव टुवर्ड्स द सरफेस, वो सरफेस की तरफ मूव करती हैं। व्हेन रीचेस टू द सरफेस दे बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से अवे हो जाती हैं, एंड दे डाइवर्ज, वो डाइवर्ज हो जाती हैं, एंड दे अपीयर कमिंग फ्रॉम अनदर पॉइंट, वो और पॉइंट से आती हुई दिखती हैं, जस्ट अबव दैट, ठीक उसके ऊपर दूसरे पॉइंट से आती हुई दिखती हैं, तो ये इसकी अपेरेंट पोजीशन से आती हुई दिखती हैं। सो इमेज ऑफ द क्वाइन formed at its apparent position just above that,
वो उसके ऊपर बन जाता है और वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है या फिर लेस डीपर दिखता है, इस तरह से होगा। तो लाइट रेज आपने क्या लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात करनी है कि लाइट रेज फ्रॉम, चाहे यहाँ से है चाहे इसमें है, दे मूव टूवर्ड्स द वाटर सरफेस। व्हेन दे रीचेज एट वाटर सरफेस, light rays bent away from the normal because light rays move from denser to rarer medium. When they is bent away, they diverge and they on producing backward, they appear coming from apparent position just above the actual. जो एक्चुअल है उसके ठीक ऊपर apparent position पे वो मीट कर जाती हैं. So image of that पॉइंट यानी O is formed at I, या आप कह सकते हैं O is formed at I, so it appear bent या it appear raised. ध्यान से इसको कीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, एंड आपने अच्छी तरह से समझना है. हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे, ठीक वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, अलग से नहीं है, बिल्कुल ठीक उसी तरह के हैं. आप थोड़ा सा भी ध्यान देके समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएंगे. हाँ जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. एक लॉ तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाला ही है. देखिए, जब लाइट रेज मूव करती हैं तो आपको पता है कहाँ से कहाँ मूव करती हैं. हमें पता है या तो रेयर टू डेंसर जाएंगी या डेंसर टू रेयर मीडियम जाएंगी, और वो बेंट होती हैं. यही चीज. तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, यहां पे टू लॉज है. नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन. कौन कौन से, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन. ऐसा ही लॉ उसमें था. देखिए, मान लिया कि ये इंटरफेस है किसी मीडियम का, ये लाइट रे आ रही है, से इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, सीधी ना जाके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. दिस एंगल इज नोन एज I एंड दिस एंगल इज नोन एज R. तो ये इंसिडेंट रे है. ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है. ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं. प्लेन मैंने पहले ही बताया था, फिर बता देता हूं. प्लेन मतलब एक लेवल. ये देखिए, तीनों एक ही जगह पे रखे जा सकते हैं. ये प्लेन है. ये इस तरह से अब प्लेन नहीं है. हम इसको एक सरफेस पे नहीं रख सकते. नाउ इट इज नॉट प्लेन. ये प्लेन नहीं है. आप ऐसे रखेंगे एक सरफेस के ऊपर इसको, तो ये रखा जाएगा, ऊपर रह जाएगा. इसको रखें तो ये ऊपर आ जाएगा, इसको रखेंगे ये ऊपर आ जाएगा. दिस इज नॉट इन प्लेन. प्लेन का मतलब ये कि अगर आप तीनों एक लेवल में रखेंगे, तीनों एक ही सरफेस पे रखे गए, ये प्लेन है. तो इसको सेम प्लेन. दीज लाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. मतलब एक इंसिडेंट रे हो, एक नॉर्मल हो और रिफ्रैक्टेड रे दूसरी डायरेक्शन में हो. मैं इसको कर देता हूं ये और ये तीनों एक ही प्लेन में आएंगे, एक ही लेवल पे आ जाएंगे. कि इस तरह से कि ये है, या आप ये लगा लीजिए, ये है, ये नॉर्मल है, इसके बीच में दूसरी डायरेक्शन में ये रिफ्रैक्टेड. ये तीनों एक ही प्लेन, आउट ऑफ प्लेन. ये अब आउट ऑफ प्लेन है.
तो ये एक ही प्लेन में होती है, लेवल एक होता है तीनों का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। नॉर्मल ऑल लाई, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी एक ही लेवल पे लाई करते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। एट सेम सरफेस इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है, एक ही सरफेस पे लाई करते हैं, तीनों आके मिलते हैं एक जगह पे। देख लो तो क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं और एक ही सरफेस पे तीनों लाई करते हैं, एक ही जगह पे आके तीनों मीट करते हैं, एक ही पॉइंट पे बल्कि मीट करते हैं, और वो पॉइंट का होता है इंटरफेस पे। अनदर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आप कह सकते हैं, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू सेम मीडिया। अगर मीडियम वही रहें, जैसे एयर टू वाटर कह दिया हमने, तो मीडियम एयर और वाटर ही रहें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। आप पूरा लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ, सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू सेम मीडिया, कि दो सेम मीडिया के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। मतलब उनकी वैल्यू सेम रहेगी। मान लिया लाइट रे एयर से वाटर में आ रही है, तो लाइट रे बेंड होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लें और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लें और उनकी रेशियो लें, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। चाहे आप एंगल को चेंज करते रहिए फिर भी वैल्यू वही आएगी। मान लिया एक बार आपने आई 30 ले लिया तो आर कुछ भी आएगा, फिर आई आपने जो है 45 ले लिया फिर आर चेंज हो जाएगा, आई मान लिया आपने 60 ले लिया फिर आर चेंज हो जाएगा। आप तीनों के लिए साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर करके देखिए, बट ये एयर और ये वाटर मतलब मीडिया सेम ही रहने चाहिए, तो ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी। चाहे आप यहाँ पे एयर टू ग्लास ले सकते हैं, एयर टू वाटर ले सकते हैं, वाटर टू ग्लास ले सकते हैं, या कोई अनदर मीडियम ले सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम मीडिया के लिए सेम रहेगी। हाँ, एयर टू वाटर के लिए है, चाहे आप कोई एंगल चेंज कर लें, एयर टू वाटर के लिए साइन आई अपॉन साइन आर सेम रहेगा, उनकी रेशियो सेम रहेगी। बट एयर टू ग्लास के लिए जो होगी वो एयर टू ग्लास के लिए सेम रहेगी, लेकिन एयर टू वाटर के से डिफरेंट होगी। मतलब सेम मीडिया वही रहने चाहिए, तब सेम रहेगी। जैसे एयर टू वाटर के लिए ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 1.3 होती है, एयर टू ग्लास के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 होती है। मतलब जब भी एयर टू ग्लास में जाएगी वैल्यू यही रहेगी। एयर टू डायमंड के लिए 2.42 के करीब होती है। तो जब भी लाइट रेज एयर से वाटर में जाएगी, यानी मीडिया दो रे, एयर से वाटर, एयर एंड वाटर, तो वैल्यू 1.33 के राउंड अबाउट ही रहेगी। एयर टू ग्लास जा रहा है तो वैल्यू 1.5 ही रहेगी। इस तरह एयर टू डायमंड जा रहा है तो 2.42 रहेगी अप्रोक्सीमेट। मतलब उन्हीं टू सेम मीडिया के लिए साइन आई और साइन आर की रेशियो क्या होती है, कांस्टेंट होते हैं। सिंस दीज आर द टू मेन लॉ, इंसिडेंट रे,
रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट सेम सरफेस इन सेम प्लेन, एक ही सरफेस पे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एंड रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू सेम मीडिया। इस आई और इस आर के साइन की वैल्यू लेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगी। आई और आर इक्वल नहीं होते रिफ्रैक्शन में, वो रिफ्लेक्शन में इक्वल थे, बट यहाँ चेंज हो जाएंगे बिकॉज लाइट रे क्या होती है, बेंड होती है। लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है तो आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा, और डेंसर टू रेयर जा रही है तो आई छोटा होगा और आर बड़ा होगा। बट टू सेम मीडिया के लिए इनकी रेशियो जो है सेम रहेगी। एयर से मान लिया वाटर में जा रही है तो जब भी एयर से वाटर में जाएगी रेशियो सेम रहेगी साइन आई और साइन आर की। इस तरह एयर टू ग्लास में जाएगी तो ऑलवेज रेशियो सेम रहेगी साइन आई और साइन आर की। अब इस रेशियो को बोलते हैं क्या है, दिस इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को एक नेम दिया गया है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या नेम दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for two same media। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किया था, वही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दिस कांस्टेंट इज known as refractive index of second media with respect to the first। फर्स्ट मीडिया। इसको हम देखिए, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे बेंड हो जाती है। आप इस बेंडिंग को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल के साथ एंगल आई और आर बनाएगी। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इट इज ऑल्सो, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो कैन बी डिफाइंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दूसरी वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑफ अ मीडियम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको क्या कैसे आएगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द speed of light
इन मीडियम। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में लिख देता हूं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये मीडियम के अंदर, सपोज यहां स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और नीचे ले लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हम ले लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वो हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एक और भी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो यूज नहीं होती बिकॉज हमारे यहाँ सराउंडिंग में एयर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही हम, मतलब एयर के विद रिस्पेक्ट ही लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, यानी एयर में ही लेंगे। बट स्टैंडर्ड के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ये वैक्यूम के लिए होते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, मतलब जो मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालनी है। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए बच्चों, हमने 2 लॉ किए, एक के इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, कि एक ही प्लेन में होने चाहिए। सेकेंड लॉ ये था कि साइन रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर 2 सेम मीडिया, कि 2 सेम मीडिया के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशियो ले तो वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। और उसी लैंग्वेज में मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बता दी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, सेकंड मीडिया जिसमें आप दूसरे मीडिया की बात करें टू द फर्स्ट। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप यहीं पे लिख छोड़ सकते हैं नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस, यानी साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीज़ होगी। अब आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की हम दूसरी डेफिनेशन, जो इजी डेफिनेशन जो 10th में मेनली यूज होती है, वो यह है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि एयर में लाइट की स्पीड क्या है और जिस मीडियम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी पता लगा रहे हैं, जिसको फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है। मान लिया कि हम यहाँ देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सपोज करो आपको वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपको ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेते हैं बिकॉज हम यहाँ एटमॉस्फेयर में हैं, और एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एयर होती है हर जगह पे, यहाँ वैक्यूम की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट फॉर वैक्यूम भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाई कैलकुलेशंस में या साइंटिफिक कैलकुलेशन में, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बट वैसे तो है ना। तो वैक्यूम से अगर आप कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम के साथ, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जैसे आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेते हैं तो। बट हम जनरल कैलकुलेशन में करेंगे वो सारी की सारी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करेंगे, बिकॉज ऑल अराउंड यहाँ पे एयर अवेलेबल है। इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट में हम अबाउट लेंस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी करेंगे और डेफिनेशंस करेंगे। हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम और अपना काम करते रहें एंड मेक द नोट्स।